बहुत बड़े तबला वादक हुए उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। तो मुझे किसी ने स्टोरी सुनाई 4 दिन पहले कि जाकिर हुसैन साहब के पास एक आदमी तबला सीखने गया। नॉर्मली जाकिर हुसैन तबला सिखाते नहीं थे, है ना। तो उसने बोला हुजूर चेला बना लो। तो उसने बोला चेला तो बनाता नहीं हूं। बोला जी आप ही से सीखना है, कोई भी कुछ भी करो, कुछ भी कीमत ले लो, लेकिन आप मुझको सिखा दो। तो जाकिर हुसैन ने बोला कभी तबला आज से पहले तूने कभी तबला बजाया? उसने बोला हाँ सर, कभी कभी 6-8 महीने सीखा हूं कहीं पर, अब वहां से छोड़ दिया है, अब आपसे सीखना चाहता हूं। वो कुछ बढ़िया नहीं सिखा रहा था, अब आपसे सीखना चाहता हूं, आप बताओ क्या करना है, जो पैसा बोलेंगे देंगे, जो टाइम बोलेंगे देंगे। अब जाकिर हुसैन साहब को मस्करी सूझी। उसने कहा 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए लगेंगे, तेरे को तबला सिखा देंगे। तो उसने बोला डन सर, 5 लाख भी दिए और 5 साल भी दिए, डन, सिखाओ सर। उसने बोला कल से तेरी क्लास चालू होगी। उसने बोला ठीक है। अभी वो डिस्कस कर रहे थे कि एक और लड़का आया। उसने बोला हुसैन साहब मुझको भी तबला सीखना है। वो छोटा सा लड़का 12-13 साल का। जाकिर हुसैन ने बोला सिखा देंगे। उसने बोला फीस कितनी लगेगी? बोला 1 साल और 1 लाख रुपए। तो आदमी ने बोला अन्याय है, ये तो अन्याय है। अभी 2 मिनट पहले 5 लाख रुपए हमको बोला और 5 साल बोला, इसको 1 लाख और 1 साल क्यों बोला? बोला तू 6 महीने सीख चुका है, 4 लाख और 4 साल तेरे मिटाने में लगेंगे जो तूने सीखा है। जो 4 लाख और 4 साल तेरे से फालतू मांगे हैं वो इरेज करना पड़ेगा जो तूने। मैं मुंबई में था, बहुत साल पहले की ये घटना है। और मेरा एक दोस्त है जिसका जो बेटा है वो बहुत अच्छा टेनिस खेलता था। और ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है आज आपको मैं देना चाहता हूं। उसका लड़का बहुत अच्छा टेनिस खेला करता था। तो वो जब मैं मुंबई में उससे मिलने गया तो मैंने उसको बोला और भाई तेरा क्या हालचाल चल रहा है, तेरा बेटा कैसा है? तो उसने बोला टेनिस खेलता है, शानदार, फोरहैंड मारता है, बैकहैंड मारता है, स्मैश मारता है और इसमें बड़ी संभावना है, लेकिन एक दुविधा में हूं। तो मैंने पूछा दुविधा क्या है? बोला यहाँ कुछ खास एकेडमी नहीं है मुंबई के अंदर, मैं चाहता हूं बैंगलोर शिफ्ट हो जाऊं, तू क्या सलाह देता है मुझको? तो मैंने बोला अगर तेरे बेटे में पोटेंशियल लगती है तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक रिस्क। उसने बोला मुंबई से मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, नौकरी शिफ्ट करनी पड़ेगी, घर शिफ्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा तामझाम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है ना, जब तक रातें ना जागे नसीब नहीं जागता, यू हैव टू गो। तो वो मुंबई से बैंगलोर चला गया, अपना सब तामझाम उठा के नौकरी शिफ्ट करने के बाद वो बैंगलोर चला गया। अब जब वो बैंगलोर चला गया तो बहुत महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल के बाद मेरा बैंगलोर जाने का मौका लगा, है ना। तो वो मुझको मिला। तो मैंने उसको पूछा और भाई तेरे बेटे का टेनिस एकेडमी में कैसा प्रैक्टिस चल रहा है? तो मुझे छूटते ही आग बबूला हो गया, बोला मरवा दिया साले तूने, बर्बाद कर दिया तूने। मैंने कहा क्या बात होगी? उसने बोला बंबई बिल्कुल ठीक था, फंस गए यहां पे तो बैंगलोर में आके। तो मैंने बोला तकलीफ क्या हुई? बोला तकलीफ यह है कि वहां 8-9 महीने 10 महीने की कोचिंग के अंदर लड़का बैकहैंड मार रहा था, स्मैश मार रहा था, सर्विस रोक पा रहा था। मैंने कहा यहां क्या तकलीफ है? कह रहा 12 महीने के आसपास हो गया है, जो कोच है उसने रैकेट तक नहीं पकड़ाया लौंडे को मेरे। तो क्या कोचिंग हो रही है? तो मैंने कहा करता क्या है, सुबह 4 बजे बुलाता है, बोले 10 किलोमीटर दौड़वाता है, इतनी बड़ी बड़ी स्टेयर केस में ऊपर नीचे आधा घंटा करता है, 3 घंटे में उसका तेल निकाल देते, घर भेज देता है, कहता कल फिर आइयो। रैकेट नहीं पकड़ा रहा। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं मुंबई वापस शिफ्ट हो जाऊं। तो मैंने बोला ऐसी गलती मत करियो, तेरा लड़का सही हाथों में है। क्योंकि टेनिस खेलना एक आर्ट है, वो आर्ट कभी भी डेवलप हो सकता है, लेकिन टेनिस खेलने के लिए जैसा शरीर होना चाहिए, तेरा कोच तेरे बेटे का वो शरीर पहले बना रहा है। एक बार शरीर बन गया तो टेनिस तो कभी भी खेला जा सकता है, कभी भी सीखा जा सकता है। देखिए आप कभी भी ना किसी चीज से घबराइएगा नहीं। हमको काफी फ्रस्ट्रेट हम भी हुए थे ना जब हम अपने युवा हीरो सुशांत सिंह के बारे में सुने थे। ये बिहार के उभरता हुआ एक हीरा थे, इन्होंने क्यों इतना गलत एक्शन लिया हमको आज तक नहीं समझ आया। देखिए परिस्थितियां सबके सामने होती है, मुसीबत सबके सामने आता है। ऐसा कोई व्यक्ति बताइए ना जिसके यहाँ कोई मुसीबत ना हो, आप हो हम हो, हाँ थोड़ा बड़ा थोड़ा कम आता है। मुसीबत से तो घबराना ही नहीं चाहिए। मुसीबत एक ऐसी तिजोरी है जिसके अंदर आपको सफलताओं के हथियार मिलते हैं। जब मुसीबत आएगी तो आप तिजोरी खोलिए, उसमें आपको हथियार मिलेगा आप सफल होने का। लेकिन सुशांत भैया आपने तो तिजोरी खोला ही नहीं। हम लोग क्या कैसे कहें, हम लोग को आप छोड़ के चले गए। इसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं कर सकता है बिहार का चमकता हुआ हीरो। हम लोग ने जो आपकी मूवी देखी, जो छिछोरे मूवी थी, जो आपका धोनी में जो रोल निभाया था, क्या कहें हम आपको, आपने क्यों छोड़ के चले गए हम लोग को? हम क्या बता सकते हैं कि हम लोगों को कितना लॉस हुआ। हम आप सबको कहना चाहते हैं मुसीबत सबके आगे होती है। आप बताइए ये बच्चों को मुसीबत देख सकते हैं, कितनी गरीबी इनके सामने है, क्या इनकी जिंदगी अच्छी है? नहीं, लेकिन ये भी संघर्ष करते हैं। तो अगर आप
खुद को फ्रस्ट्रेट हो के देखना चाहते हैं तो आप अपने से बड़े लोगों को देखिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन आप खुश रह के जीना चाहते हैं तो आप अपने से छोटे लोगों को देखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, ज़िंदगी ने तो हमें बहुत कुछ दिया। पता है, इन बच्चों का भगवान ने इनसे बचपना छीन लिया और लोग कहते हैं कि इनको लोग सता रहे थे, घुटन हो रहे थे। अरे हम क्या कहेंगे, घुटन क्या चीज़ होती है उस बच्चे से पूछिए जो काम करता है रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पे। वो बच्चा कैसे खेलता होगा जो दिन भर मेले में खिलौना बेचता है। यार फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी छोटी नहीं होती है, हम देर से जीना शुरू करते हैं, सबके सामने कुछ ना कुछ समस्याएं आती होती हैं। हम आपको अपनी बात बताते हैं कि जब हम पटना आए, सोचे कि अब कोचिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पढ़ाएंगे। हमने यही सोचा था कि कोई भी लड़का पैसे की कमी से हमारे यहाँ से नहीं लौट सकता। आज भी हम आपको कहते हैं, आपको भी पता होगा जो पटना में क्लास करते होंगे, कि पैसे के प्रॉब्लम से तो कभी कोई लड़का हमारे यहाँ से गया ही नहीं। लेकिन फिर भी हम आपको अभी भी कहते हैं कि आप कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो पैसे के प्रॉब्लम से हमारी क्लास से बाहर गया हो। लेकिन जब हम स्टार्ट किए थे ना, तो हम पटना में, मेरा शुरू में कोई मकान वगैरह नहीं था, तो हम रूम लेने के लिए गए थे, फ्लैट लेने के लिए। तो हम फ्लैट गए, हम नॉर्मली एक फ्लैट था, ये नहीं था, मैं एक चीज़ आपको समझने के लिए बना दिया। तो वहाँ गए ना, तो उनको हमने बता दिया कि भैया हाँ इतना रेंट है। तो कहे ठीक है, सामान वगैरह रख लीजिए। उन्होंने कहा कि आप आधार कार्ड दे दीजिएगा। हम कहे ठीक है, हम आपको प्रिंट करके दे देंगे। पूरे सामान वगैरह रख दिए। जब हम उनको आधार कार्ड अपना दिए ना, तो उन्होंने देख लिया कि ये तो मुस्लिम है। वो कहें कि आप अभी मेरा मकान खाली कर दीजिए, हम मुस्लिम को नहीं देते हैं। मेरा इतना, हम उस दिन फ्रस्ट्रेट हुए थे ना जिसका कोई हद नहीं। मतलब कितना बुरा लगेगा ना किसी को केवल नाम के आधार पर हटा देना। फिर हमको अजीब लगा था, ये क्या कर रहे हैं यार, ये 21वीं सदी में ऐसी मानसिकता से कैसे काम चलेगा आप लोग का। फिर क्या करेंगे, उनके आगे तो हम लोग जीत नहीं सकते। फिर पूरा सामान ले आए। फिर से एक जगह और गए, तो वो भाई साहब मुस्लिम थे, तो वो पूछे कि आपका नाम क्या है। तो हम कहे आप ये नाम क्यों पूछ रहे हैं मेरा। तो उन्होंने क्या कहा कि हम हिंदू को नहीं देते हैं। देखिए, एक जगह हिंदू हैं वो मुस्लिम को नहीं देते हैं, एक जगह मुस्लिम है जो हिंदू को नहीं देते। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको बोले, किसको सही बोले, किसको गलत कहें। फिर एक भाई साहब के पास गए, हम कहें कि देखिए भैया आपके यहाँ हमको रूम चाहिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम का लफड़ा तो आपके यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ नहीं है। 3-4 जगह देखे तो हमको लगा कि नहीं, कई लोग हैं जो दे देते हैं। तो हमको एक बात समझ में आया, यार सारे लोग गलत नहीं हैं और ना ही सारे लोग अच्छे हैं। कुछ ससुरे बहुत खचरा हैं और कुछ बहुत अच्छे भी हैं यहाँ पे। लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। हमको कुछ समय के लिए बहुत बुरा लगा था यार, क्या हो गया हमारे देश को। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, ये आज़ादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। ये क्या मतलब बनता है। हम तो ये कहते हैं कि भैया एक अच्छा हिंदू वही है जिसे कोई मुस्लिम भी गाली ना दे सके, कुछ ना बोल सके। आप बताइए ना, विवेकानंद के बारे में कोई अपशब्द बोल सकता है। और अच्छा मुसलमान वही है जिसे कोई हिंदू भी चाह के अपशब्द नहीं बोल सके। हम किसी को भी कहते हैं, चुनौती देते हैं, आप अब्दुल कलाम के बारे में एक अपशब्द निकालिए, आप में हिम्मत ही नहीं होगा कि आप कुछ निकाल सके इनके बारे में।